हमारे देश में अभी आगे जाके एक ही प्रॉब्लम आ सकता है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है। सोनाई ने ये नाम क्यों दिया और इस नाम का अर्थ क्या है? एक्सपोर्ट में डेयरी प्रोडक्ट में हम जो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है अभी। एक ही जगह पर सारे प्रोडक्ट बनाने का हिंदुस्तान का यही प्लांट मेरे ख्याल से होगा। 50 एकड़ में ये पूरा एरिया में ये सारे प्लांट ही प्लांट है। 50 एकड़ में है। तो रॉ मटेरियल के ऊपर ही सारा होता है। दूध अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। आपके आर्मी का डिसिप्लिन इधर कुछ फायदा हुआ क्या बिजनेस में आपको? एक आम किसान है, अगर वो खेती रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करना चाहता है तो उसे कैसे शुरू करना चाहिए? उसके लिए तो 22-25 साल लगे हुए हैं, सबने मेहनत लिया हुआ है। 2-3 जनरेशन लग जाते हैं इतना बड़ा बिजनेस करने में, लेकिन ये आपने 2002 से 2024 तक इतने कैसे हुआ, ये थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। राज्य करते जो है उन्होंने ये रोजगार बनाना चाहिए, ये फ्री में बांटना इलेक्शन के लिए और लोकप्रियता के लिए ये बहुत गलत है। ऐसा ही सपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट करती रहेगी तो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र सबसे आगे दूध के बिजनेस में ये जा सकता है। सुशील बेकार है, 5-10 गाय अगर वो पाले तो 100 लीटर दूध 100% बना सकता है। 100 लीटर इंटू 30 रुपए तो 3,000 रुपए उसके बनते हैं। 3,000 इंटू अगर 30 दिन की पकड़े तो 90,000 बनते। 90,000 हो गया। 90,000 में कैटल फीड अगर घास अपन परचेज भी किया तो अगर 50% भी चला गया तो 45,000 एक बेरोजगार 100% मुनाफा कमा सकता है। आंदोलन में देखा मैंने, टैंकर रोड पे दूध लोड दिया जाता है, छोड़ दिया जाता, तो ये सिचुएशन क्यों आती है ऐसे आंदोलन करने की? एक गांव से पूरे तहसील में, फिर राज्य में, फिर देश में, फिर पूरे दुनिया भर में ये प्रोडक्ट अभी जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ सोनाई डेयरी के बाहर और ये सोनाई कंपनी दोस्तों 22 सालों में 7,500 करोड़ की बन चुकी है। एक बंदे ने खड़ा किया है, बहुत ही सिंपल सादा इंसान है दोस्तों। वो पहले आर्मी में थे, आर्मी से फिर वो गांव में आए, गांव में आने के बाद दूध का व्यवसाय चालू किया, दूध के व्यवसाय के बाद कैटल फीड का, फिर ऑयल का। ये सब कुछ कैसे खड़ा किया, एक बिजनेस माइंडसेट क्या था, क्योंकि 22 सालों में फर्स्ट जनरेशन में ये सब कुछ किया है। तो ये उनसे सब कुछ डिटेल में हम जानने वाले हैं, जो सोनाई डेयरी के चेयरमैन है श्री दशरथ माने सर। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में, नए शो में, जिसका नाम है द इंडियन फार्मर शो। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे द इंडियन फार्मर शो में। आज हम लोग बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ हमारे जो पूरे देश से किसान भाई देख रहे हैं उनको आप डिटेल में बताइएगा हर एक चीज़। तो पहला सवाल मेरा ये है कि सर, आर्मी के बाद आप गांव आए और केवल 22 सालों में आपने 7,500 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मेरा नंबर गलत भी हो सकता है। तो ये सारा जर्नी कैसे हुआ बताइए ना चलते चलते। 22 साल पहले जब हम मिलिट्री छोड़कर आए थे, मतलब मेडिकल डिस्चार्ज लिया था, तो मेडिकल डिस्चार्ज हमने 84 में लिया था। अच्छा। और 84 में मेडिकल डिस्चार्ज लेने के बाद किराना दुकान था हमारा। हम तीनों भाई एक साथ रहते हैं अभी भी, जॉइंट फैमिली है। उसके बाद किराना दुकान, उसके बाद आड़त दुकान, और आड़त दुकान के बाद हमने 2002 में डेयरी चालू किया। अच्छा। बच्चों को रोजगार निर्मित के लिए बहुत बड़ी कोशिश किया। अच्छा। जब 2002 में हमने डेयरी चालू किया तब तो इधर इंदापुर तालुका में सिर्फ 50,000 लीटर दूध आता था तालुका में पूरी। अच्छा। तो अभी इंदापुर तालुका का दूध जो है पर डे 4 लाख लीटर दूध अभी हुआ है। और हर 10 दिन में जब फार्मर को, किसान को पेमेंट मिलता है तो किसान बहुत खुश है और एक रोज़गार निर्मित हो चुका है। हमारे सोनाई ग्रुप में कैटल फीड, ऑयल फैक्ट्री और डेयरी, इसमें कम से कम 7,000 बच्चे
काम करते हैं, रोजगार निर्माण किया है हमने। 7,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं। जी जी। बाप रे बाप। और यहाँ पे पूरे इसी एरिया में है सब। तो ये इंदापुर तालुका में हमारी चार चार कंपनियां है। अच्छा। सोनाई मिल्क इंडिया है, हाँ। सोनाई कोऑपरेटिव डेयरी है, उसके बाद इंदापुर डेयरी है, उसके बाद सोनाई कैटल फीड है, और उसके बाद सोनाई ईटेबल इंडिया ऑयल फैक्ट्री है जो सोयाबीन से क्रूड ऑयल बनता है, और क्रूड ऑयल के बाद रिफाइंड ऑयल बनता है, वो भी फैक्ट्री हमारे पास है। तो ये सारी मिला के 7,000 बच्चे क्या काम कर। काम करते हो, वाह। 84 में आप गांव आए, गांव आने के बाद आपने डेयरी में ही आना क्यों हुआ आपका? जब हम आड़त दुकान चलाते थे तो यहाँ किसान के लिए दूध के बारे में बहुत बुरी हालत थी। यहाँ पर जो किसान दूध देता था किसी को, किसी कोऑपरेटिव डेयरी के लिए, तो वहाँ पर एक तो 30 दिन दूध दिया तो उसमें 20 दिन ही पैसा मिलता था, मतलब 10 दिन का पैसा मिलता ही नहीं था। अच्छा। और रेट भी नहीं मिलता था, और खाड़ा बोलते हैं उसको मराठी में। तो पैसा अगर नहीं देते तो उसको खाड़ा बोलते, तो वो खाड़ा 10 दिन का तो 10-12 दिन का मिलता था, इसलिए दूध देते तो उसका पैसा ही नहीं मिलता था, इसलिए दूध बिजनेस करने में किसान डरते थे और बिजनेस नहीं करते थे। अभी क्या है, उनको हर 10 दिन में अगर पैसा मिलता है, अच्छा रेट मिलता है, तो दूध का बिजनेस ये महाराष्ट्र में, पूरी महाराष्ट्र में इसका इफेक्ट हो चुका है। और पूरे महाराष्ट्र से आज कम से कम 35 लाख लीटर दूध सोनाई डेयरी में आता है, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट में डेयरी हो चुकी है। वाह दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डेयरी जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, बहुत ही शानदार सर। 2002 में जब डेयरी आपने स्थापित किए थे तो उस टाइम पे कैसा कामकाज चलता था? 2002 में हमने जब चालू किया डेयरी, तो उस टाइम हम डेयरी में चिलिंग करते थे, और पहले दिन तो 10-15 हज़ार लीटर ही दूध आया था दूध, और किसान के पास भी कम ही दूध था। तो छोटी डेयरी बनाया था हमने, उसमें पाउच पैकिंग होता था, पाउच पैकिंग करते थे, मार्केट में बेचते थे, और छोटी डेयरी थी। अच्छा, छोटी डेयरी थी। तो 2002 से लेके 2024 तक का ये सफर आपका कैसा रहा? क्योंकि इतना बड़ा काम करना कोई आसान बात नहीं है सर। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अप्स एंड डाउन्स हुए? क्योंकि 2002 से एक जनरेशन में आपने किया है, ऐसा नहीं कि लोगों को 2-3 जनरेशन लग जाते हैं इतना बड़ा बिजनेस करने में, लेकिन ये आपने 2002 से 2024 तक इतने कैसे हुआ, ये थोड़ा बताइए ना इसके बारे। 2002 में हमने जब छोटी डेयरी चालू किया था, हाँ। तो जब दूध बढ़ता गया, हाँ। लोगों को जब 10 दिन में पेमेंट मिलने लग गया, और रेट भी अच्छा मिलने लग गया, तो गाय परचेस के लिए फार्मर ने फिर गाय परचेस करने लगे। जब गाय परचेस करने लगे, दूध बढ़ गया, तो फिर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के चक्कर में हमने एक्सपेंशन शुरू किया। मतलब 2002 से लेकर अभी तक हमारा कंटिन्यू कम से कम 20 साल हो चुका है, 20-22 साल, 22 साल तक अभी तक एक्सपेंशन, हर साल में एक्सपेंशन होते गया। जैसे दूध ज़्यादा बढ़ते गया, उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, उसके लिए प्लांट चाहिए हर चीज़ में। तो इस डेयरी में कम से कम सारा मिला के कम से कम 60-70 प्रोडक्ट दूध से बनते हैं। मतलब एक ही जगह पर सारे प्रोडक्ट बनाने का हिंदुस्तान का यही प्लांट मेरे ख्याल से होगा, सारे प्रोडक्ट देंगे यहाँ। तो ऐसे कभी नहीं हुआ क्या कि 2002 में आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते समय कोई फेल्योर आपको नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, चलो अब इसको बंद करते हैं, दिक्कत हो रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? देखो, इंडस्ट्री चलाते समय ऐसा नहीं होता कि इजी कोई भी काम होता है। हर रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उसको मतलब निपटाने के लिए हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी आया है। मतलब हमारा प्रवीण भैया माने, मतलब हमारा बड़ा वाला बेटा है, इसके बाद अतुल माने है, और हमारी जॉइंट फैमिली होने के बाद अब मेरा भाई एक है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कुमार सेठ माने है, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट उसने भी किया। मेरा दूसरा भाई हरी का कम करके है,
उसने भी सपोर्ट किया है। मतलब घर कभी के सब देता किशोर भैया घर के हमारे। सब लोग लगे हैं। हाँ, घर का सारा परिवार हमको सपोर्ट मिलता है, इसलिए हर चीज़ में सपोर्ट मिला, इसलिए डे बाय डे ये डेवलप हो चुका है। कोई ऐसा एक पॉइंट जिससे सोनाई के बिजनेस में या काम करने में बहुत बड़ा बदलाव आया? नहीं, नेचुरली जब काम करते गए, दूध बढ़ता गया, प्लांट बढ़ते गए, एक्सपेंशन होता गया, उसके बाद मार्केटिंग मिलते गया, एक्सपोर्ट में मार्केटिंग मिलते गया, तो हर साल में डे बाय डे ये हमारा एक्सपेंशन होते गया और मिल्क बढ़ता गया, तो पूरे महाराष्ट्र से सारी कोऑपरेटिव भी, कोऑपरेटिव को कोई पर्याय नहीं है। अभी महानंदा की हालत तो बहुत खराब है। तो महानंदा पहले दूध लेती थी, पिछले 10-15-20 साल पहले महानंदा का प्लांट भी 9-10 लाख लीटर दूध लेता था। और अभी महानंदा के पास कोई कैपेसिटी नहीं है, ना महानंदा दूध लेता है। मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट और तालुका संघ है, उनसे महानंदा 70-75 हज़ार लीटर ही दूध लेता है। अच्छा। तो महानंदा के बाद तो किसी जो 10 दिन में पेमेंट करे, ऐसी कोई डेयरी नहीं है। तो ये सारा दूध कोऑपरेटिव का भी सोनाई के पास ही आया है। यहाँ पे अभी क्या प्रोसेस हो रहा है? मतलब ये मेन गेट है, बराबर है? नहीं, यहाँ पर पूरे दिन में हाँ। 24 आवर्स ये काम चलता है। तो कम से कम 200 टैंकर हाँ। जो 30,000 कैपेसिटी के, 20,000 कैपेसिटी के, 10,000 कैपेसिटी के, ये 300 के आसपास टैंकर आते हैं। वो यहाँ पर 24 घंटे खाली होते हैं। और खाली होने के बाद यहाँ से हर चीज़ के लिए दूध जाता है। जो 4 नंबर प्रोसेस है, 3 नंबर प्रोसेस है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 प्रोसेस प्लांट है। उसके बाद 4 पाउडर प्लांट है। हाँ, मैं घूमा पूरा, इधर से गया था, 5 उधर पाउडर से प्लांट आया था। 5 पाउडर प्लांट के बाद वो केजिन प्लांट है, 150 टन का एक ड्रायर है। उसके बाद केजिन प्लांट है, लैक्टोज प्लांट है, उसके बाद सोडियम केजिनेट है। हाँ। तो ये सारा कम से कम 50 एकड़ में ये पूरा एरिया में ये सारे प्लांट ही प्लांट। पूरा 50 एकड़ में है। और कैटल फीड का उस साइड में है। कैटल फीड यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे, यहाँ से दिखाई देता है। कहाँ से? हाँ, ये सामने वाला। और सामने वाला क्या चीज़ है, अच्छा, वो दिखाई भी दे रहा है। वहाँ पर भी 43 एकड़ जमीन है वहाँ पर भी कैटल की। वहाँ पे भी वो भी बहुत बड़ा प्लांट है, जो 30,000 टन महीने का प्रोडक्शन होने की कैपेसिटी है और सेल भी होता है। वो ऑयल का भी मैंने देखा था, MIDC में कल गया था मैं। तो ऑयल फैक्ट्री भी है, जो यहाँ पर 1,000 टन कैपेसिटी का सोयाबीन क्रशिंग होता है। मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन से, मतलब दूध आ रहा है, टैंकर लग रहे हैं, टैंकर के ऊपर वो टेस्टिंग के लिए दूध निकाल रहे हैं। ये इंटरनेशनल लैब है। इंटरनेशनल लैब है? क्या क्या होता है लैब में, बताइए ना। अरे बहुत सारी टेस्ट होता है, कम से कम 40-50 टाइप की सारी टेस्ट होता है। हिंदुस्तान में सबसे अच्छी लैब सोनाई की बोलते हैं। अरे वाह। बहुत अच्छी लैब है। तो लैब में क्या होता है कि दूध का टेस्टिंग होता है? दूध का होता है, हर चीज़ का टेस्ट। अच्छा, जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सारे होते हैं, जैसे घी बन रहा है, दही बन रहा है, पनीर बन रहा है, तो सारा टेस्टिंग वहाँ पे होता है? हाँ, वो सारा टेस्टिंग प्रोडक्ट का वहाँ पर होता है, लेकिन नेचुरली हाँ। जो रॉ मिल्क का है, ओके। रॉ मटेरियल के ऊपर ही सारा होता है। दूध अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। बराबर। दूध खराब है और कुछ खराब लिया, हाँ। तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन सकता ना। हाँ, ये बात तो। रॉ मटेरियल के ऊपर ही होता है सब कुछ। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपके आर्मी का डिसिप्लिन इधर कुछ फायदा हुआ क्या बिजनेस में आपको? हाँ, डिसिप्लिन में तो हमारा एम्प्लॉय जो है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उनको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलने के लिए हम श्री श्री रविशंकर का जो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स दिया जाता है। और इसमें मेरे ख्याल से 70% लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, इसलिए उनको डिसिप्लिन में रहते हैं। अच्छा। और नेचुरली हम भी उनको, हमारे भाई हो, हम हो, उनको बहुत अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और लोग भी वैसे हमारे ये एम्प्लॉय बहुत अच्छे लोग हैं, काम अच्छा करते हैं। आप रोज यहाँ पे आते हैं? जी, बहुत। और आपको कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, मोटिवेशन आता है, क्योंकि इतनी उम्र के बाद भी इतना काम करना कंटिन्यू? अच्छा लगता है जब डेवलप होता है, सिस्टम अच्छा काम करती है, लोग अच्छा काम करते हैं,
प्रोडक्ट बिकता है, मार्केटिंग अच्छी है, मार्केटिंग वाले अच्छे काम करते हैं। फिर ये सब देखकर हमें हमें भी खुशी होती है। अच्छा, ये बात है, एनर्जी आती है आपके पूरे काम से, एनवायरनमेंट से यहाँ की। तो ये पूरे फैक्ट्री का मैनेजमेंट कैसे होता है? नहीं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट है। मतलब हाइजीनिक डिपार्टमेंट है एक हो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलग हो, और उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके बाद ऑफिस के अलग लोग हैं। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग होने के कारण उनको डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके बाद अपना अपना काम बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से करते हैं। पेमेंट सबको अच्छा है। गवर्नमेंट की नियम के अनुसार उनका पीएफ, छुट्टी, बोनस, ये सारी डिसिप्लिन के साथ हमारा कर्मचारी को हम दिया जाता है कंपनी से। जे का लोग तो अच्छा काम करेंगे। आप खेती करते हैं? या खेती में जाते हैं कि नहीं, खेत में? हाँ, खेती में भी हम जाते हैं कभी कभी। अच्छा, हमारा बीच वाला जो भाई है वो खेती अभी आज भी देखता है। हमारे कम से कम 400 गाय है, और वो हम खेती भी देखते हैं। अच्छा, और ये जो यहाँ पे पूरा दूध आता है, ये पूरे महाराष्ट्र से आता है? पूरे महाराष्ट्र से आता है, और इंदापुर तालुका से आता है। हमारे साथ कम से कम 5 लाख फार्मर जुड़े हुए हैं, और डायरेक्ट फार्मर का दूध सेंटर में दिया जाता है, तो डायरेक्ट फार्मर को पेमेंट दिया जाता है। अच्छा। ये बहुत सिस्टमेटिक काम किया है सोनाई ग्रुप ने। अच्छा, हम अंदर चल के बैठ के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जनता को पता होना चाहिए कि सुनाई कैसे काम कर रही है, उसका प्रोसेस क्या है, उससे लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, उनको कहीं न कहीं एक मोटिवेशन मिलेगा आपसे, इंस्पायर होंगे आपसे कि आपने इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया है। एक आम किसान है, अगर वो खेती रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करना चाहता है, तो उसे कैसे शुरू करना चाहिए? हाँ, अंदर जाके बात करते हैं हम। चलिए, अंदर चलते हैं। गेस्ट हाउस तो बहुत ही कमाल का है आपका, ये अभी लेटेस्ट में बना है? हाँ, 5 स्टार एक्सपोर्टर है हम। तो हमेशा फॉरेनर वगैरह आते हैं, तो उनको रहने के लिए अगर पूना, बॉम्बे वापस जाना पड़ता है, तो यहाँ पर अभी रहते हैं, इसलिए अच्छी तरह से बनाया हुआ है। मैं बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना है। सोनाई, इस ये नाम क्यों दिया और इस नाम का अर्थ क्या है? सोनाई इस एरिया में हाँ। सोन माता नाम था, अच्छा। और यहाँ की जो मिट्टी है हाँ। वो तालीम होता है, तालीम में पहलवानी की पहलवानों को खेलने के लिए जो मिट्टी होती है ना, तो अखाड़ा। लाल मिट्टी होती है। तो इस एरिया में मिट्टी लाल है, और यहाँ से पहलवान लेके जाते हैं तालीम के लिए, इसलिए यहाँ पर सोन माता नाम था, तो उसका मॉडिफिकेशन करके सोनाई बनाया। अच्छा, मुझे एक बताइए, हमारा देश अभी यूथ बहुत ज़्यादा है, और कहीं न कहीं वो यूथ जो है काम छोड़ के किसी और चीज़ में लगी हुई है, उनको एक दिशा नहीं है। आप एक सिंपल आदमी, इतनी अच्छी कंपनी आपने खड़ी की है, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिला है। तो अभी आप ये बताइए कि यूथ को क्या कैसे करना चाहिए? एलआईडी बिज़नेस हो या कुछ भी करना हो, तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? हमारे देश में अभी आगे जाके डे बाय डे एक ही प्रॉब्लम आ सकता है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है। ओह! हर गांव में आप जाओगे, कोई बोलता है हमारे गांव में 200-300 बच्चे हैं जिसकी 35 साल उम्र हो चुकी है, 40 साल उम्र हो चुकी है, रोजगार नहीं है, और कोई नौकरी नहीं है, तो लड़की नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा, सवंग लोकप्रियता के लिए राज्य करते जो है, उन्होंने फ्री में बांटने का जो चल रहा है, जैसे कि अन्न धान्य 1 रुपए में देते हैं, उसके बाद अभी फ्री स्कीम है। तो लोगों से ये रोजगार बनाना चाहिए। ये फ्री में बांटना बहुत ही, मतलब इलेक्शन के लिए और लोकप्रियता के लिए ये बहुत गलत है, क्योंकि टैक्स पेयर जो है हिंदुस्तान का, टैक्स पेयर टैक्स भरता है, और वो राज्य करते हुँ। वो टैक्स को फिर फ्री में बांटते हैं, तो कोई काम ही नहीं करेगा ना, सुशिक्षित बेकार बनेंगे। हिंदुस्तान में इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे जाके होगा। अभी तो अच्छा लग रहा है, वोट मिल रहे हैं,
सवंग लोकप्रियता मिल रही है, अभी तो ठीक है। अभी हम ये क्या कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में दूध उत्पादन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूध उत्पादन से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट होता है, अभी दुनिया में मेरे ख्याल से 28% हम्म। मिल्क हम्म। ये हिंदुस्तान में अभी बन रहा है। ओह। और इसका इफेक्ट अगर हिंदुस्तान के किसान हम्म। और भी प्रयत्न करेंगे और इंडस्ट्री वाले भी और प्रयत्न करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से 35% तक, 40% तक भी ये हिंदुस्तान जा सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हिंदुस्तान की। ग्रेट। तो अपने को ऐसा लगता है कि दूध में क्या करना चाहिए। दूध में भी बहुत बड़ा रोजगार निर्मित होता है। जैसे इंडस्ट्री के लिए रोजगार निर्मित होता है, वैसे हर किसान के घर में अगर 100 लीटर 200 लीटर अगर दूध बनता है, तो उससे उसको हर किसान के लिए 50,000 60,000 रुपये महीने का मुनाफा 100% मिलता है। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि देखो, तेजी और मंदी और मांगने और पुरवठा, उसकी वजह से कभी दूध के लिए कम रेट मिले, कभी ज़्यादा मिले। लेकिन पूरा साल अगर एवरेज निकाले तो दूध में अच्छा पैसा किसान के लिए अभी बनता है। और उसमें गवर्नमेंट भी, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा ही सपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट करती रहेगी, तो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र सबसे आगे दूध के बिजनेस में, डेयरी बिजनेस में और प्रोडक्ट में, प्रोक्योरमेंट में ये जा सकता है। मैंने देखा है कि हमारी यूथ जो है संगत से बिगड़ती जा रही है। यूथ थोड़ा नशे की ओर बढ़ते जा रही है। काम धाम करने के उनके मन में विचार नहीं आता है। तो दूध का आपने बताया कि इसमें अच्छा रोजगार निर्मित है। अगर 2-4 गाय पाल ले, भैंस पाल ले, तो उससे अच्छा रोजगार हो सकता है। इसको छोड़ के वो क्या और भी कुछ कर सकते हैं क्या? एग्री रिलेटेड अलाइड जो बिजनेसेस है या कोई और भी चीज़ है जो सही रास्ते पर अभी लेके जाए? अभी देखो, हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा अच्छा किसान खेती करने लगे। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, तो वो भी अच्छा किसान, मतलब किसान के बच्चे काम कर रहे हैं। हम्म। और भी जो सुशिक्षित बेकार है, हम्म। उन्होंने क्या करना चाहिए कि 50 लीटर 100 लीटर भी, अगर वो 100 लीटर दूध बनाने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास एचएफ और अच्छा दूध देने वाली गाय जो है, हम्म। ये 70-80 हज़ार में 100% मिलती है। तो एक गाय ज़्यादा से ज़्यादा 30 लीटर तक दूध देती है, और मिनिमम एवरेज में अगर उसका एवरेज निकाले तो 15 लीटर का 12 लीटर का अगर एवरेज आ जाएगा पर डे का। तो, हाँ, पर डे का, तो एक ज़्यादा नहीं लेकिन 5-10 गाय अगर वो पाले हम्म। तो 100 लीटर दूध 100% वो किसान प्रोडक्ट बना सकता है। हम्म। तो 100 लीटर इंटू हम्म। 30 रुपये हम्म। समझ लो, तो 3,000 रुपये उसके बनते हैं। 3,000 इंटू अगर 30 दिन के पकड़े तो 90,000 बनते हैं। 90,000 हो गया। 90,000 में अगर कैटल फीड फीड के लिए, हम्म। और अगर घास अपन परचेज भी किया, तो घास में अगर 50% भी चला गया तो 45,000 एक सुशिक्षित रोजगार, बेरोजगार हम्म। 45,000 रुपये 100% मुनाफा कमा सकता है। और उसके बाद उसका जो उम, शेन है, शेन का क्या बोलते हैं? गोबर। गोबर। गोबर और उसकी मुतारी मुतारी के लिए अपन जो, गोबर का खाद या अन्य वेस्टेज। हाँ, अन्न वेस्टेज, अगर वो खेती के लिए जाता है तो उसके लिए भी वो डायरेक्ट फायदा है। वो इनडायरेक्ट बहुत अच्छा फायदा है, उसका फसल वगैरह अच्छी तरह से उससे बन जाता है और दूध भी मिल जाता है। तो ये काम अगर शिक्षित बेकार करने लग गए तो उसमें बहुत बड़ी सुबत्ता आती है। अगर हर किसान के दरवाजे पे, घर के सामने अगर गाय हो तो वो लक्ष्मी है। तो ये उसका अच्छी तरह से वो प्रपंच, संसार, हम्म। उसका एक घर अच्छी तरह से चलता है। सॉरी। आप एक चीज़ के बारे में बता रहे थे कि सोनाई डेयरी जो है,
किसानों के लिए बहुत कुछ करते आ रही है। तो सोनाई क्या-क्या करती है किसानों के लिए जिससे किसानों का फ़ायदा होता है? एक अच्छी स्ट्रीमलाइन सेट हुई है। अच्छा, हमने क्या किया, दूध जब 2002 में डेयरी चालू किया, हुँ, तो 2004 से लेकर अभी तक हुँ, हर टर्म एक अलग-अलग स्कीम बनाते थे। अच्छा, मैं जब जिला परिषद का जो पशुसंवर्धन विभाग का जब सभापति था, अच्छा। तो उस टाइम हमने एक स्कीम जिला परिषद की तरफ से बनवाई थी, कामधेनु योजना। कामधेनु कामधेनु योजना में हम गरीब किसान के लिए 2 गाय, 4 गाय हुँ, 50% सब्सिडी पर देते थे। 50% सब्सिडी पे? सब्सिडी 50% उसका और 50% जिला परिषद अच्छा, का। जिला परिषद, सॉरी। हाँ, तो वो एक स्कीम हमने बनवाई थी, हुँ, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से हमको रिज़ल्ट अच्छा मिला। ये दूध में बढ़ोतरी हाँ, हुई? पुणे जिला में बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला। उसके बाद किसान के लिए हमने एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, अच्छा। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, उसके बाद स्टेट बैंक हुँ, से कम 1200 करोड़ रुपए किसान के लिए हमने एक स्कीम बनाया। हाँ, मतलब थ्री थ्री पार्टी एग्रीमेंट किया। उसमें डेयरी, बल्क कूलर वाला हुँ, या चिलिंग सेंटर वाला हुँ, और किसान। अच्छा, मतलब किसान को गाय परचेज के लिए पैसा देना हुँ, और उसका दूध जब बल्क कूलर और चिलिंग सेंटर को जाता है तो वो उसमें से कटौती करना हुँ, और कटौती करके बैंक का ईएमआई हफ्ता हर महीने में देना। ओह! तो ऐसे स्कीम बहुत बड़ी हमने 1200 करोड़ के आसपास किसान के लिए महाराष्ट्र में किया। वाह! स्टेट बैंक ने तो बहुत बड़ा स्कीम किया उसमें। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ने सुशिक्षित बेरोजगार बच्चों ने, जिसको 1 एकड़ खेती है, 2 एकड़ खेती है, ज़राइती खेती है, जो बागायती नहीं हो सकती, हुँ, उन्होंने गाय परचेज़ किया और वो बहुत बड़ा, इसलिए तो अभी जो सोनाई के लिए 35 लाख लीटर दूध आ रहा है, इस यही तो रिज़ल्ट है, यस। यही तो किमिया है। इसलिए तो मतलब ये डेयरी भी डे बाय डे बढ़ चुकी है हाँ, और दूध भी बहुत ग्रो हो चुका है। बहुत लंबे समय से बहुत ही एकदम विज़न से आपने प्लानिंग किया, जी। तभी जाके इतना दूध यहाँ पे आ रहा है और आपके प्लांट की कैपेसिटी तो और है अभी। हाँ, हमारी प्लांट की अभी कैपेसिटी तो हमने 50 लाख की बनाई है, हुँ, लेकिन अभी 33 या 34 लाख लीटर अभी दूध आ रहा है और चल रहा है हमारा प्रयत्न अभी, बहुत सारे किसानों के लिए और भी स्कीम बनाए हुँ, और कुछ बैंक से और भी स्कीम बनाने का सोच रहा हूँ अभी। बढ़िया है। हुँ। मतलब किसानों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, पैसों का भी सपोर्ट दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं आप और उस फिर आप करो बोल रहे हैं, तो उनके घर में भी खुशहाली आएगी, पैसा भी आएगा और सदन हो जाएगा। एरिया बहुत भी। बड़ी धवल क्रांति सोनाई ने किसानों के घर में लाई है, बहुत बड़ी धवल क्रांति लाई है, 22 सालों में। बहुत बड़ी। बहुत बढ़िया। आप अभी एक चीज़ बोल रहे थे कि बल्क कूलर या चिलिंग टैंक, ये क्या होता है सिस्टम मतलब? कैसे पूरा सिस्टम चलता है कि एक गाय का जब दूध निकलता है, तो वो प्रोसेस कैसे आता है थोड़ा बताइए ना? हुँ। ये कम से कम हमारे महाराष्ट्र में हुँ, 870 बल्क मिल्क कूलर है, वो क्या होता है? जिसकी कैपेसिटी 2000 लीटर से लेकर हुँ, 5000 लीटर तक बल्क मिल्क कूलर की कैपेसिटी है और 120 हुँ, चिलिंग सेंटर है। हुँ, तो एक गांव में अगर चिलिंग सेंटर होगा तो वहाँ पर कम से कम 500 600 700 हुँ, किसान दूध उस चिलिंग सेंटर पे लाते हैं अच्छा, और वो चिलिंग सेंटर से हम किसानों को हर 10 दिन में पेमेंट देते हैं। ओके, और बल्क कूलर की क्या सिस्टम है कि हर गांव वाड़ी बस्ती में अच्छा, जिसका दूध 2000 है आसपास, हुँ, 4000 है, 5000 है, हुँ, 10,000 है, तो बल्क कूलर किसी फार्मर के बेटे को देते हैं हुँ, जिसकी कैपेसिटी है वो चलाने की। तो वो 200-300 किसान के लिए मतलब एक साथ काम करता है और गाय की थन से हुँ, दूध निकलता है ना, हुँ, तो उसका बैक्टीरिया बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है, बढ़ने लगता है। मतलब जैसे-जैसे हाँ, टाइम जाएगा बराबर, वैसे-वैसे।
तो 1-2 घंटे के अंदर ही 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही वो बल्क कूलर में चला जाएगा। तो बल्क कूलर वो चिलिंग करता है, चिल्ड करता है, 4 डिग्री पर जब चिल्ड करता है अच्छा तो वहाँ से फिर टैंकर से दूध प्लांट पे लेके आते हैं। अच्छा नहीं तो ये- डायरेक्ट मतलब 200-300 किलोमीटर से अगर डायरेक्ट टैंकर में दूध लाएंगे तो उसका दही बनेगा। वही मैं सोच रहा था। दही बनेगा और वो दूध मतलब खराब हो जाएगा। तो ठंडा रहता है, मेंटेन रहता है, फिर टैंकर में भरा जाता है, फिर यहाँ पे टैंकर आते हैं। आपने बोला था कि 200 टैंकर 24 घंटा यहाँ पे चालू रहता है। 24 घंटा चालू रहने के बाद वहाँ पे दूध जाता है, फिर अलग अलग एरिया में सेक्शन वाइज पाश्चराइजेशन वगैरह वगैरह प्रोसेस होता है। और टोटल यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बनते हैं अगर देखा जाए तो? कम से कम 80 प्रोडक्ट बनते हैं उसमें। मतलब जैसे कि चीज़ है, अच्छा चीज़ में चेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, मोज़रेला डाइस है, चेडर डाइस है, उसके बाद प्रोसेस्ड चीज़ है। प्रोसेस्ड चीज़ में चीज़ स्लाइस है, चीज़ क्यूब है। अ, मतलब कम से कम 14-15 प्रोडक्ट चीज़ के बनते हैं। बाप रे बाप। उसके बाद यूएसटी है, यूएसटी में लस्सी है, फ्लेवर्ड मिल्क है। उसके बाद 6 महीने उसकी शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। ऐसी मिल्क है, टोन मिल्क है, तो अलग अलग प्रोडक्ट है। उसके बाद डेयरी वाइटनर में किसी डेयरी वाइटनर में 9% फैट होता है, किसी डेयरी वाइटनर में 19 फैट होता है, किसी डेयरी वाइटनर में 20 फैट है। वो डेयरी वाइटनर के अलग अलग पदार्थ बनते हैं। उसके बाद WMP है, उसके बाद फ्लेवर्ड मिल्क है, उसके बाद कर्ड है, उसके बाद स्किन मिल्क है, उसके बाद क्रीम है, क्रीम मिल्क, उसके बाद पाउच मिल्क है, अच्छा ये सारे पाउच मिल्क में टोन मिल्क है। तो अच्छा। अलग अलग पदार्थ बनते हैं। और ये सारे देश में जाते हैं और देश के बाहर भी जाते हैं? जी, देश के बाहर कौन कौन से देशों में जाता है सभी? बहुत सारे 20-25 देश है। मोरक्को है, हम्म। इजिप्ट है, टर्की है, जॉर्जिया है। उसके बाद अभी रशिया के बहुत सारे देश है, आर्मेनिया है, रशिया के छोटे छोटे देश है। यूरोप में भी जाता है, और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और दुबई है, अफगानिस्तान है। क्या क्या 20-25 देश में चले अभी आपको एक कॉल भी आया था थोड़ी देर पहले, शायद वो कहीं पे चलता रहता। रिक्वायरमेंट चल रहा था, आपकी बातचीत चल रही थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्रोसेस है पूरा। तो ये एक्सपोर्ट का काम कब से चालू हुआ है? एक्सपोर्ट का काम हमारा 2008 से चालू है। मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना था कि हमारा जो ये दूध की जो व्यवस्था है ना, जैसे कि यहाँ पे एक फिक्स रेट है, ये इंडस्ट्री एक परफेक्ट चल रही है अभी। किसान को एक 40 रुपए लीटर या 50 रुपए लीटर जो है एक फिक्स पैसा मिल रहा है फैट के अनुसार। लेकिन यही चीज़ जो है बाकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो पाई? इधर ही क्यों हो पाई ऐसी? बाकी जैसे फसलों में नहीं हुआ, एक फिक्स अमाउंट नहीं मिला, तो इधर ही एक फिक्स अमाउंट कैसे मिलता है? यहाँ पर भी फिक्स अमाउंट का क्या है, डेयरी में भी डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उसका भी जब उत्पादन ज़्यादा होता है, मांगने और पुरवठा, उसके ऊपर ही डेयरी बिजनेस भी चलता है। डिमांड सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा हुआ तो रेट बढ़ते हैं, डिमांड कम हुआ और उत्पादन ज़्यादा हुआ तो रेट कम हो जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में आता ही आता है, इसमें कोई ये नहीं। इसलिए लेकिन इसमें गवर्नमेंट तुरंत उसको दुरुस्त कर सकती है। शासन अगर कुछ प्रॉब्लम आया मांगने और पुरवठा में, तो जब मांग कम है तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती है। आप समझ गए ना? तो गवर्नमेंट उसमें सस्टेन अगर करे, स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, तो वो मदद करती है, तो किसानों के लिए वो अच्छा काम। अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि कई लाख टन या कैसे ऐसे नंबर था कुछ कि जो बाहर से दूध पाउडर मंगाने का काम गवर्नमेंट कर रही थी। नहीं, वो मतलब पेपर में आया था, हाँ। लेकिन वो गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया। अगर अगर वो डिसीजन हो जाता तो फिर यहाँ का रेट बहुत कम हो जाता दूध का दूध का। अभी कैसे लीटर है इन जनरल? अभी भी वैसे किसान के लिए रेट कम ही है, 29 रुपये मिलता है। लेकिन अभी तक पिछले 5 महीने में गवर्नमेंट ने स्कीम किया था कि अगर 28 रुपये गाय के दूध के लिए 28 रुपये फार्मर को मिल जाए, इंडस्ट्री वालों ने दिया 28 रुपये, तो 3-4 महीने 5 रुपये गवर्नमेंट
डायरेक्ट किसान के खाते में देती थी। डायरेक्ट किसान को ये पैसा मिलता था, किसी इंडस्ट्री को नहीं मिलता था। और अभी पिछले 2 महीने में जो स्कीम किया था तो 28 रुपये हमने दिया, तो इंडस्ट्री ने दिया, तो 7 रुपये भी गवर्नमेंट ने स्कीम किया। लेकिन अभी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद शायद अभी नवंबर में अभी तक तो स्कीम नहीं आया, शायद अभी गवर्नमेंट फॉर्मेट हुआ है, तो हो सकता है अभी गवर्नमेंट और भी देना चाहिए। वैसे सपोर्ट में किसान के लिए अगर 5 रुपये पर लीटर जाता है तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री से कम 25,000 करोड़ रुपए मिलता है। क्या बात करें। टैक्स बहुत बड़ा मिलता है इंडस्ट्री से, क्योंकि बटर में 12% टैक्स है। हाँ, और आप दे रहे एसएम हाँ देते हैं हम। और क्या, हमारा टैक्स कम से कम 250 करोड़ रुपए हाँ, हर साल में जाता है। 250 करोड़ टैक्स करोड़ दे रहे हैं आप? जाता है दे सोनाई के जाता है। बाप रे बाप। हाँ, तो फिर पूरे महाराष्ट्र के लिए अगर 1200-1300 करोड़ रुपए फार्मर के लिए, किसान के लिए जाए, जो इंडस्ट्री 25,000 करोड़ रुपए पूरे भारत देश के लिए देती है, उस इंडस्ट्री की एक किसान के लिए अगर 1200-1300 करोड़ रुपए अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई किसान के लिए जाता है। तो गवर्नमेंट का इस इंडस्ट्री में मतलब अभी तक का कैसा रोल रहा है? ठीक रहा है, खराब रहा है, या व्यवस्था को थोड़ा बहुत चेंज से गवर्नमेंट मदद करती है कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो हर गवर्नमेंट उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट प्राइस के लिए एक 6 महीना 1 साल मदद करती है, तो वो टाइम पीरियड निकल जाता है तो फिर रेट बढ़ते हैं। कभी अभी देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था तो गाय के दूध के लिए 40 रुपये भी रेट दिया इंडस्ट्री वालों ने, पूरी इंडस्ट्री वालों ने 40 रुपये भी रेट दिया गाय के दूध के लिए। जब रेट कम हो चुके हैं तो 27-28 पर आए, जब 28 रुपये किसान के लिए सस्टेन नहीं होता तो फिर सपोर्ट प्राइस देना पड़ता है, तो वैसे सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने दे दिया। और मैंने ये भी देखा है कि मतलब आपको स्पेसिफिक पूछता हूँ कि बहुत सारे दूध को लेके आंदोलन होते हैं, पॉलिटिकल भी कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं, तो ये हमेशा आंदोलन में देखा है मैंने, टैंकर रोड पे दूध लोड दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये सिचुएशन क्यों आती है ऐसे आंदोलन करने की? 1 लीटर दूध के लिए प्रोडक्शन खर्चा 30 रुपये अगर आता है और उसको 25 रुपये मिलने लगे तो 5 रुपये उसका अगर लॉस हो जाए तो फिर तो शेतकरी संगठना और भी बहुत संगठना उसमें अगर आंदोलन करते हैं किसान के लिए तो अच्छी बात है। आंदोलन होता है तो गवर्नमेंट जाग जाती है, गवर्नमेंट जाग जाती है तो फिर उनको डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो सपोर्ट प्राइस देती है। आप भी इसके लिए पॉजिटिव हैं? 100% पॉजिटिव है। हम भी वो गवर्नमेंट के लिए मांगते हैं कि भाई किसान के लिए सपोर्ट प्राइस अभी देना पड़ेगा। अगर किसान ही लॉस खा रहा है, अगर वो दूध ही नहीं तैयार करेगा तो आगे तो मुश्किल ही है। मुश्किल है, हाँ जी जी। दूध ये ऐसी चीज़ है किसी इंडस्ट्री से नहीं बनता ना, दूध तो गाय की थन से ही बनेगा। सही कहा ये बात हाँ, आपने। और वो दूध से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। दूध के लिए तो आइसक्रीम इंडस्ट्री हो, बेकरी इंडस्ट्री हो, बेकरी इंडस्ट्री के लिए दूध के सारे बाय प्रोडक्ट ही लगते हैं। बराबर, बराबर। आप समझ गए ना, उसके बगैर तो बेकरी प्रोडक्ट बनेंगे नहीं। अभी चॉकलेट है बच्चों को खाने के लिए, उसके लिए भी दूध मिल्क के प्रोडक्ट ही है ना। दूध ही चाहिए। तो बिस्किट के लिए वो भी दूध के प्रोडक्ट से ही वो कुछ पदार्थ बनता है, तो हर चीज़ में दूध के पदार्थ होते हैं। हाँ, बाय मतलब प्रोडक्ट। ओवरऑल मैं ये सोच रहा था कि एक दूध की अच्छी इकोसिस्टम है, जहाँ पे किसानों को पैसा मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये सिस्टम बन नहीं पाया अच्छे से, चाहे वो सब्जियाँ हो या अन्य कमोडिटी जो भी हो, उसमें सिस्टम बना नहीं अच्छे से, ये कि यहाँ पे बना अच्छा। देखो क्या होता है, जो भी ये नाशवंत पदार्थ है उसके लिए एमएसपी अभी तक गवर्नमेंट नहीं बना सकी। ओके। नहीं समझा? एमएसपी मतलब वो गवर्नमेंट किसके लिए एमएसपी बनाती है? अच्छा। फिक्स प्राइस। हाँ। कि जो पदार्थ टिक सके, किसी गोडाउन में रख 6 महीने 1 साल तक रख सके, ऐसे पदार्थ के ऊपर ही गवर्नमेंट एमएसपी बना सकती है। अभी हर चीज़ अगर 4 घंटे में 5 घंटे में वो खराब हो जाए तो उसके लिए एमएसपी अभी तक नहीं बनाए। ऐसी ही डेयरी की परिस्थिति है। डेयरी में भी दूध का प्राइस ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती, मतलब वो खराब होने वाला पदार्थ है। अगर इंडस्ट्री वालों ने
व्यापारियों ने या कोऑपरेटिव डेयरी ने दूध नहीं लिया और रेट नहीं दिया अच्छा, तो एमएसपी प्राइस हो तो गवर्नमेंट परचेस करना चाहिए, मतलब उसको बंधन है परचेस करना। लेकिन परचेस करके वो कहाँ रखेगा दूध, ये भी बात है। क्या करेगा उस दूध का, उसको तो फेंक ही देना पड़ेगा। इसलिए जो खराब होने वाले जो पदार्थ है उसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने एमएसपी फिक्स प्राइस नहीं बनाया। या तो सिस्टम भी नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, कैसे लगाएंगे? एक ज़रूरी सवाल पूछता हूँ, ऐसा पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछता हूँ अभी आपसे कि इतनी बड़ी कंपनी है आपकी 7,500 करोड़ की, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में ये सवाल आता है कि किसी का सपोर्ट है या पॉलिटिकल सपोर्ट है या 2 नंबर का पैसा है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, हम एक सर्विसमैन हैं, बराबर। बराबर है, और हमारी सोच जो है पूरी ईमानदारी के साथ है। ये सारे हिंदुस्तान को और सबको पता है कि बहुत ये सोनाई जो है कंपनी बहुत प्रामाणिक और तत्वशील है, तत्व है इसमें। इसमें किसी का पैसा, किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल ने पैसा नहीं दिया, किसी का 5 पैसा भी नहीं है। ये डे बाय डे बहुत रात दिन कष्ट करके हमारी पूरी फैमिली ने ये इंडस्ट्री बनाई है। इसमें मैं तो हूँ, लेकिन मेरी पूरा परिवार में, मतलब मेरे तीनों भाई, हमारे भाई के बेटे, मेरे बेटे और हम तीनों भाई इसमें ये इंडस्ट्री बनाई हुई है। किसी का 5 पैसे भी नहीं है। कोई किसी को लगता है कि ये शरद पवार साहब का इसमें इधर इसमें बताइए, इसमें बताइए। पवार साहब का पैसा है, सुप्रिया ताई का पैसा है, इसमें उनका शेयर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने पैसा नहीं दिया और ना ही हमने किसी को मांगा, और हम ना ही किसी का पैसा लेते हैं। अगर कोई हमको पैसा देने के लिए आता है तो हम बिल्कुल नहीं लेते। हम बोलते हैं हमको हराम का पैसा नहीं चाहिए, हम कष्ट करने वाला पैसा चाहिए, मेहनत करने वाला पैसा। ऐसा पैसा देने वाले आते भी हैं? हाँ, ये आते नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑफर लेके आते हो? ऑफर वगैरह लेते आते, चाहिए क्या पैसा वगैरह ऐसा, मतलब हम शेयर लेंगे आपकी कंपनी में। ओह! तो हमने कहा कि नहीं चाहिए हमको पैसा, हमको किसी का पैसा लेने की ज़रूरत नहीं। हम डे बाय डे ये डेवलप किया हुआ है। इसके लिए बहुत साल गया, 25 साल तो गया, हमारी फैमिली का पूरा इसमें मेहनत है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि दोस्तों ये क्लियर समझ लीजिएगा, खुद के दम पे बना हुआ है, पूरे फैमिली का सपोर्ट है। एक चीज़ ये भी है कि कोई भी बंदा जब सोचता है कि 20-22 साल में इतना करोड़ों की कंपनी खड़ा करना, तो इसमें तो गवर्नमेंट का भी नज़र गया होगा, चलो कुछ काला बाज़ारी है क्या, इधर-उधर कुछ है क्या, तो कोई आते हैं तो चेक। इसमें 2 बार हमारा इनकम टैक्स का सर्वे हुआ, जीएसटी का सर्वे 1-2 बार हुआ, सब सर्वे हो चुके हैं। उसमें उन लोगों ने, वो अधिकारी जो है ना, कमिश्नर वगैरह, पहले डिप्टी कमिश्नर आए, उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने ऊपर रिपोर्ट दिया कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है। फिर एडिशनल कमिश्नर आए, फिर उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यार कुछ नहीं यहाँ पर। फिर कमिश्नर आए, फिर भी वो कमिश्नर आए, फिर भी बोले 8-10 दिन में कुछ भी नहीं मिला, तो उनकी रेट फेल हो गया उनका सर्वे, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, 2 नंबर का 1 पैसे का बिजनेस नहीं है। हम घर में अगर 15 किलो का टीन घी का लेके जाते हैं तो उसका बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं, उसके बाद वो 15 किलो का टीन जाता है। इसलिए हमारा 2 नंबर का एक नए पैसे का बिजनेस है ही नहीं है, जो है वो 1 नंबर एक बिजनेस। 250 करोड़ टैक्स दे रहे हैं आप। हाँ, तो ऐसा और करना भी नहीं है, और हम बाकी लोगों को भी बोलते हैं कि 2 नंबर का बिजनेस नहीं करना चाहिए। जो 2 नंबर का बिजनेस करता है ना, वो कोई भी आदमी, कोई कंपनी या कोई बड़ा नहीं हो सकता, वो बनिया का बनिया ही रहेगा, चोपड़ी लेके लिखता रहेगा, वो बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो 1 नंबर का बिजनेस करेगा, गवर्नमेंट के लिए टैक्स भरेगा, देखो, शासन भी चलना चाहिए, देश भी चलना चाहिए। देश का, अगर हम गर्व से कहते हैं हम देश के लिए टैक्स भरते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो देश के लिए भी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा। अगर हमारा भारत देश, इंडिया और बाकी अदर कंट्रीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो ग्लोबल में क्या ट्रेंड चल रहा है दूध का? देश और बाहर ओवरऑल?
बाहर की तुलना में इंडिया में दूध की ग्रोथ अभी हो रही है। हो रही है। पहले चाइना में दूध बिल्कुल कम था, अच्छा। लेकिन कोरोना के बाद हम्म। वहाँ का गवर्नमेंट ने किसान के लिए कुछ बहुत सारी मदद किया, इसलिए सब्सिडी भी दिया ओके। दूध के लिए, इसलिए अभी चाइना में भी दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अपने वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड में न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहाँ पर किसान के लिए बहुत अच्छी तरह से दूध में, मिल्क में मदद होती है। तो वहाँ पर भी दूध का प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है, और प्रोडक्शन भी पूरा जो प्रोडक्ट है वो भी पूरे वर्ल्ड में उनके बिके जाते हैं, फेमस है। फेमस है। उसके बाद यूक्रेन एक था जहाँ पर दूध का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से था, लेकिन अभी जो लड़ाई वगैरह हो रही है ना, वॉर हो रहा है, तो इसमें 2-4 साल से वो प्रॉब्लम है यूक्रेन। लेकिन बाकी यूरोप के बहुत सारे देश में दूध का बहुत अच्छी तरह से बिजनेस है, और ऑस्ट्रेलिया में भी दूध बहुत अच्छी तरह से बनता है। किसान वहाँ पर, लेकिन बहुत बड़े बड़े किसान है वहाँ पर, अच्छा। मतलब 400 एकड़ खेती, 500 एकड़ खेती, इतने बड़े किसान है। इतने बड़े किसान हैं। एक आदमी के लिए 500 एकड़ खेती, बाप रे बाप। 1000 एकड़ खेती, ये बनाते हैं पूरा, मतलब। तो वहाँ पर भी दूध मिल्क अच्छा होता है। हम्म। वहाँ पर एक किसान कम से कम 10,000, 15,000, 1 लाख लीटर दूध बनाता है, बाप रे बाप। और टोटल ऑटोमेशन होता है वहाँ पर। बाहर के देश की तुलना में हमारे महाराष्ट्र में आज हर घर में, अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो हर घर में गाय, मतलब 80% ऐसे किसान है कि हर घर में गाय हो चुकी है, हर घर में दूध है। हमें, हमारा इंदापुर तालुका कम से कम 4.5-5 लाख लीटर दूध है। हाँ। तो 5 लाख लीटर दूध के लिए हर घर में 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, ये हिसाब से गाय दूध का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एक मैंने पेपर में पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत सारे वीडियो भी देखे थे कि दूध की रिक्वायरमेंट बहुत है, जरूरत, डिमांड बहुत है, लेकिन मिलावट बहुत होती है, भेसड़ जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं। अभी डेयरी इंडस्ट्री में भी अगर 1%, आधा % ऐसे चोर लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे 99% लोग तो वो खराब काम नहीं करते ना। सही। 99% लोग अच्छा बिजनेस करते, अच्छा काम करते, अच्छा दूध लेते, अच्छा प्रोडक्ट बनाते, अच्छा बेचते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, वो तो अच्छा काम करते। लेकिन 1% ऐसे लोग गलत होते हैं जो करते हैं। अभी क्या करें, अभी समाज में सारे 100% लोग तो अच्छे नहीं है, वो कोई उसमें चोर भी होते हैं, कोई गुनहगार होते हैं, कोई क्रिमिनल होते हैं, तो क्या कर सकता है। अभी होते तो होते, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सही कहा। हैं? लेकिन सबको वही कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना। आप किसानों का दूध तो ले ही रहे हैं, लेकिन किसानों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? किस तरीके से आपके साथ किसान एसोसिएशन एसोसिएशन चालू है अभी? जो किसान सोनाई के लिए जो दूध देता है, हुँ, उनके लिए हम पत संस्था की भी फैसिलिटी देते हैं। हुँ, पत संस्था, अगर उसकी किसी की लड़की की शादी है, हुँ, तो उसको पत संस्था से हम लोन देते हैं। हुँ, किसी को, मतलब फसल करने से पहले हुँ। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, अच्छा। तो फर्टिलाइज़र की सेवाएँ हम देते हैं। पेट्रोल पंप है, डीज़ल पेट्रोल पंप है, तो किसान की गाड़ी होती है, तो उनको उधार हम दूध का पेमेंट से खपत करके पेट्रोल, डीज़ल भी उधार देते हैं। उसके बाद किसी किसान का बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उसको मदद करते हैं। हुँ, पतसंस्था का बैकअप हम बहुत अच्छी तरह से देते हैं। हुँ, मतलब पतसंस्था, मतलब हमारी बैंक टाइप ही हुँ। पतसंस्था है, सोनाई सहकारी पतसंस्था। अच्छा, हुँ। हमारी सोनाई कोऑपरेटिव डेयरी भी है। अच्छा। सोनाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी है। हुँ, उसके थ्रू भी हम किसान के लिए मदद करते हैं। उसके बाद कैटल फीड भी देते हैं। कैटल फीड 28% प्रोटीन का हम बनाते हैं, जिससे उसकी गाय की तबीयत भी अच्छी हो और दूध का क्वांटिटी भी उससे बढ़ती है। मतलब हमारा स्लोगन है हुँ, कि सोनाई का कैटल फीड आप लेने से हुँ, पर डे हुँ। 3 से 4 लीटर एक गाय में से दूध बढ़ता है। ओह! बाकी कैटल फीड आप खिलाने
खिलाते हो हम्म, तो उससे हम्म। हमारी सोनाई की कैटल फीड अगर आप खिलाएंगे हम्म, तो 3 से मिनिमम 3 हम्म, से लेकर 4-5 लीटर भी दूध अ, बढ़ता है हम्म, एक गाय का। हम्म। उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी हम उनको मदद। सोनाई पशु आहार, बराबर, इस नाम से आपका जो ये कैटल फीड है, ये मार्केट में आता है। बहुत सारे मैंने डेयरी वालों के पास देखा है, वो किसानों के पास जाता है। तो ये कैटल फीड यहीं पे बनता है, वो अलग सेक्शन है ना? हाँ, उसकी कंपनी भी अलग बनाई है। हम्म, तो हमारा जो भाई का बेटा है, हम्म, किशोर भाई अमानी, हम्म। वो पूरा मैनेजमेंट देखता है, बहुत अच्छी तरह से देखता है। अच्छा। और वो खुद हम्म। एमटेक है, ओहो। अमेठी यूनिवर्सिटी में टॉप 20 में वो आया हुआ बेटा है। हम्म। और वो कैटल फीड का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से इंडस्ट्री वो चलाता है। तो कैटल फीड में केवल ये गाय भैंसों के लिए यही जो फीड लगता है वही बनता है आपके पास? वही बनता है, वही बनता और ऑयल में? है। ऑयल में जो सोयाबीन है, हम्म, वो सोयाबीन हम क्रश करते हैं, हम्म, उससे क्रूड ऑयल निकालते हैं। हम्म, और क्रूड ऑयल फिर रिफाइनरी है, तो रिफाइन करके मार्केट में बेचते हैं और होलसेल में बेचते हैं। और उसका जो डिवोशी है, हम्म, तो वो डिवोशी से कैटल फीड में भी हमारा उसमें यूज होता है। हम्म, डिवोशी हम्म। डिवोशी मतलब पेंट होता है ना, पेंट हाँ, वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है। एक्स्ट्रा मटेरियल जो निकलता है ना, उससे वो कैटल फीड के लिए भी उसका यूज होता है। तो उसमें अच्छा प्रोटीन होता है, वो अच्छा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो। तो ये दूध का सोनाई मिल्क अलग है, कैटल फीड का अलग है, ऑयल का अलग है, ये तीनों एंटिटी अलग अलग काम करती जी। हैं और अलग अलग लोग इसको संभालते हैं, जैसे कि आपने कहा। तो अभी मुझे ये बताइए कि अभी डेयरी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मैं अभी दुबई गया था 1 डेढ़ साल पहले, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो पूरे मशीन सिस्टम है, बड़ा बड़ा फार्म है, वहाँ पे फ़ैन है, टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो इसको लेके आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में कितनी बढ़नी चाहिए या क्या बढ़ रही है कि नहीं? देखो, दुबई में हवामान जो है हम्म, वो बहुत गर्मी रहती है। हम्म, और गर्मी के कारण वहाँ पर मतलब गाय जिंदा रहना बहुत मुश्किल है हम्म, 24 आवर्स। हम्म, तो इसलिए उनको क्वांटिटी में हम्म, ये वो कोई 100, 50, 200, 500 गाय के लिए पूरी दुबई में होता होगा, वो तो वाइबल ही नहीं है। अगर हिंदुस्तान में वो करे तो वो वाइबिलिटी नहीं आ सकती। हम्म। और हिंदुस्तान में करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा। अभी कुछ एरिया जो एरिया है, जैसे कि गुवाहाटी है, हम्म, कुछ जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है, हम्म। तो उस एरिया में मतलब बर्फ ज़्यादा करता है। ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर गाय भैंस पालने में किसान के लिए तकलीफ होती है। हम्म। बाकी तो पूरा हिंदुस्तान में गाय भैंस पालने की जो हवामान है, क्लाइमेट है, बहुत अच्छी तरह से है, तो उसको एसी में रखने की क्या जरूरत है। हाँ, अच्छा, मतलब क्लाइमेट नॉर्मल है तो नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन जो अदर टेक्नोलॉजीज़ में क्या-क्या फार्मर इस्तेमाल कर सकता है, जो काम ईज़ी हो सकता है, डेयरी फार्मिंग में किसान? जैसे मशीन, दूध निकालने के लिए मशीन तो इस्तेमाल कर ही नहीं, सकते देखो अभी कुछ 10-15 साल पहले हैं। हुँ, गाय को बांध कर रखते थे। तो बरोबर। गाय को बांध कर रखने से हुँ, उसकी जो नक बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नाखून। नाखून नाखून खराब होते थे। हुँ, गाय बीमार बनती थी। हुँ, उसके लिए फिर अम, अ, बहुत सारे दवाई, और उसको लाइफ भी कम होती थी गाय की, हुँ, और दूध भी कम देती थी। हुँ, तो उसके बाद हमने भी उसमें रिसर्च किया, वो हमारा भी गोटा हमने बनाया 10-15 साल पहले। तो उसमें रिसर्च ऐसा निकला कि जो खुला गोटा है, जो गाय घूमती रहती है, मुक्त संचार जिसको मुक्त बोलते हैं। संचार गोटा, हुँ, तो उससे गाय बीमार भी कम पड़ती है। हुँ, और वो बहुत अच्छा आइडियल है। हुँ, मतलब थोड़ी घूमनी चाहिए गाय, उसका पाव, जैसे कि अपन मनुष्य के लिए जैसे कि बोलते हैं सुबह चलना चाहिए, उससे शुगर का प्रॉब्लम, ये सब कुछ बीमारी कम होती है, वैसे ही गाय के लिए भी है, और उसका लाइफ भी बढ़ता है। हुँ, इसलिए खुला गोटा होना चाहिए। और पानी स्वच्छ होना चाहिए, जैसे कि अभी कुछ खराब पानी पिए, क्षार उसमें ज़्यादा हो, तो वो भी गाय हमेशा बीमार होती है। जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय तो बीमार पड़ जाएगी। हुँ।
उसके बाद मशीन से अगर उसका दूध निकालें मिल्किंग मशीन से तो पूरा दूध निकलता है। गाय का दूध थन में नहीं रहना चाहिए। अगर वो दूध थन में रहे तो फिर वो गाय बीमार हो जाएगी। अच्छा, वो भी नहीं रहना चाहिए, पूरा दूध निकलना तो चाहिए। ये आपका R&D भी, रिसर्च भी यहाँ पे होता रहता है? वो होता रहता है, हम करते हैं। ग्रामीण हम्म। ग्रामीण के हिसाब से करते रहते हैं। अच्छा, हम्म। तो अभी देख रहे मैं कई सालों से, मतलब देख ही रहे हम आप में कि पहले दूध खाते थे, या तो दूध का दही हुआ या नॉर्मल घी निकालते थे, लेकिन अभी कंजप्शन इतना बढ़ रहा है। अभी आपने बताया 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे हैं, तो इसको लेके फ्यूचर कैसे रह सकता है, मतलब कंजम्पशन को लेके? नहीं, इसका बिजनेस डे बाय डे बढ़ता जाएगा और हिंदुस्तान में दूध का पैदाश बहुत बड़े पैमाने में हो जाएगा। सुशिक्षित बच्चे, हुँ, ग्रेजुएट बच्चे अगर हुँ, ध्यान से करे तो हुँ। ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकता है। सोनाई का और आपके जो कैटल फीड है या ऑयल है, इसको लेके आप फ्यूचर में कहाँ पे देख रहे हैं? अभी भविष्य में आपका क्या-क्या प्लान है? विज़न क्या है आपका? नहीं, अभी देखो, हमने तो 50 लाख की डेयरी बनाया, हुँ। बराबर है। तो ये 50 लाख के लिए अभी दूध हमारे पास 15 लाख लीटर दूध कम है। अच्छा, कम पड़ रहा है इसी में? कम पड़ रहा है ना। हुँ, अभी हमारे पास 35 लाख लीटर आ रहा है, तो अभी 15 लाख लीटर दूध की ज़रूरत है। हुँ, तो ज़रूरत मतलब उससे प्रोडक्ट बनाना है, हुँ, और भी केजिन बनेगा, हुँ, लैक्टोज बनेगा, WPC मतलब 80% की प्रोटीन की पाउडर बनेगा, 90% की पाउडर बनेगा, सोडियम कैसिनेट बनेगा। तो अलग-अलग पदार्थ बनेंगे, तो उसके लिए तो दूध की जो आवश्यकता है। तो ये दूध अगर कहाँ से लाए, तो वही किसान के लिए कुछ स्कीम बनाए, कुछ उसके लिए हुँ, कम इंटरेस्ट से हुँ। बैंक से मतलब उनको पैसा दे दे, उससे दूध बढ़ सकता है और क्या दूध बढ़ेगा और उससे आपका प्लानिंग भी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा। उससे रोजगार भी निर्मित होगा हुँ। और भी बच्चे को रोजगार मिलेगा। आप समझ गए ना। हाँ, समझ। हर चीज में मतलब एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होता है ना ये। आपके कोई नए प्लान्स है कि ये करना है, वो करना है? अभी तो 3-4 चीज़ें आप कर रहे हैं। नहीं, डेयरी में बहुत कुछ कर सकते हैं और भी, अच्छा। प्रोडक्ट भी और भी बहुत कर सकते हैं। उसको हुँ। क्वालिटी में भी उसके एंटीबायोटिक फ्री दूध बनाना है ओह! आपको। वही मैं पूछ रहा था आपको। मतलब क्या होता है अभी यूरोप हुँ, और बहुत सारे देश में एंटीबायोटिक फ्री की दूध की बहुत ज़रूरत है। हुँ, और हमारी गाय जो है बीमार, ज़्यादा दूध देने वाली गाय बीमार हो जाती है बहुत जल्दी। हुँ, अगर बीमार होती है तो फिर हमारे डॉक्टर उसको गोली खिलाते, हुँ, टैबलेट्स, हुँ, इंजेक्शन देते। हुँ, जब इंजेक्शन देते हुँ, तो कम से कम 10 दिन तक हुँ। उसका दूध में एंटीबायोटिक लगता है। ओके, नहीं समझे आप? एंटीबायोटिक लगता है। अच्छा। अभी देखो, अगर माता बीमार हो जाए, हुँ, वो बच्चा बच्चा को दूध दूध पिलाना दूध चालू रहता रहता है, है, हाँ। दूध उसको डॉक्टर बोलते हैं तुम बीमार है ना, हुँ, तो उसको बाहर का दूध पिलाओ। अच्छा, समझ गया अब। माता नहीं पिला सकती दूध, क्योंकि हुँ, वो बच्चा भी बीमार हो सकता है। हुँ, तो वो एंटीबायोटिक दूध है, इसलिए उसके लिए भी हमको काम करना है, उसके लिए भी बीमारी ना पड़े, हुँ, इसलिए हम कैटल फीड में काम किया है। टॉक्सिन बाइंडर आयुर्वेदिक यूज करते हैं, उससे अल्फा टॉक्सिन हुँ, दूध में नहीं मिलता। पहले बहुत सारा कचरा गाय खाती थी, हुँ। आ, जो क्या बोलते, चारा जो है, चारा खेत फीड, खामार फीड, फीड में जो बुरशी वाला जो फीड खाएगी गाय, फंगस वाला। फंगस वाला, हुँ, तो गाय बीमार हो जाती है, हुँ, तो उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो उसी तरह अगर वो बीमार हो जाती है हुँ, तो उसको फिर इंजेक्शन देना पड़ता है या टैबलेट खिलाना पड़ता है, हुँ, तभी गाय ठीक हो जाएगी। बराबर। तो सब कुछ डाइजेशन के ऊपर है। हुँ, मतलब मानव का भी, आदमी का भी, अपना भी, मनुष्य जीवन का डाइजेशन के ऊपर है। अगर डाइजेशन खराब हो जाए तो वो बीमार 100% हो जाता है। तो खाना ठीक होना चाहिए, जिससे डाइजेशन अच्छी होना चाहिए, तभी तबीयत अच्छी रहेगी, हुँ, रह जाएगी। हुँ, वैसे ही गाय का है। हुँ, तो उसके ऊपर हमने रिसर्च ऐसा किया है कि उसको जो जो भी चारा वो खाती है उसका डाइजेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। बस। इसलिए हमने उसको टॉक्सिन बाइंडर, एक हुँ, पदार्थ है, दवाई है, हुँ, तो वो अगर कैटल फीड फीड में में यूज़ हो जाए और वो कैटल फीड खाने के बाद वो गाय बीमार ही नहीं होती, और बीमार नहीं होगी
तो दूध भी अच्छा बनेगा। अगर बीमार माता अगर बीमार होती है तो बच्चों को दूध नहीं दे पाती वो। वैसे गाय कम दूध देगी, तो इसलिए हमने उसमें टॉक्सिन बाइंडर यूज करने के बाद गाय बीमार ही नहीं बनती, मतलब 80-90% गाय बीमार नहीं होगी। बहुत तो बढ़िया। ये भी काम हमने किया है। ऐसे बहुत सारे काम आप करते रहते हैं, नए-नए इनोवेशंस जी। चालू रहते हैं। एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि आपने एक जनरेशन में इतना बड़ा काम किया, आप एक बिज़नेसमैन हैं, तो आपके जनरेशन में और अगले जनरेशन में क्या फ़र्क आप देखते हैं कि आपकी सोच कैसे रहती है बिज़नेस को लेके? और ये अभी नई जनरेशन है, इसके बारे में? अभी नए जनरेशन में हमारे बच्चे, जैसे ये कैटल फीड चलाने वाला जो हमारा किशोर भैया माने हैं, हुँ, वो एमटेक है हुँ, फूड में। हुँ, तो वो रिसर्च करता है, वो अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ता है, आगे क्या करना चाहिए, फीड में क्या करना चाहिए, गाय को क्या मतलब मदद करनी चाहिए। तो वो अपना रिसर्च करके आगे फ्यूचर बनाता है। अभी जैसे कि डेयरी हम चलाते हैं, तो डेयरी में अतुल भैया माने हैं, कुमार सेठ है हमारे भाई। हुँ, तो आगे फ्यूचर में कैसे मतलब प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करें, उसको मार्केटिंग कैसे करें। हुँ, अभी चीज़ खाते हैं बहुत सारे बच्चे, चीज़ अभी डेवलप हो रहा है, तो चीज़ में कौन-सा प्रोडक्ट निकालना चाहिए जिससे लोगों को प्रोटीन मिले अच्छी तरह बराबर। से, उससे लोगों को अच्छी तरह से खाना मिले, वो खाए, डाइजेशन कैसे अच्छी होनी चाहिए, इसमें रिसर्च करते हैं। अभी जैसे कि अतुल माने हैं, लॉ किया है उसमें, उसके बाद मार्केटिंग एमबीए की है, तो अच्छा-अच्छा किताब वगैरह पढ़ के वो रिसर्च करता रहता है कि भाई दूध से और क्या मतलब लोगों को डेवलप करना चाहिए, क्या कौन-सा मार्केट अच्छा है, कौन से देश का मार्केट अच्छा है, क्या देश में क्या बिक रहा है, हुँ। कौन-सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसा रिसर्च चल रहा है। एक बड़ा बिज़नेस खड़ा करने के लिए क्या सोच होनी चाहिए? देखो कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए हुँ, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, हुँ, बराबर है? अगर रॉ मटेरियल है, हुँ, तो फैक्ट्री होना चाहिए, हुँ, इंडस्ट्री होना चाहिए। इंडस्ट्री बना दिया, रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री बना दिया, हुँ, तो उसको मार्केटिंग होना चाहिए। हुँ, मार्केटिंग हो गया, हुँ, तो उसको मैन पावर अच्छी होनी चाहिए, जो ये सब कुछ अच्छी तरह से बने। हुँ, अगर प्रोडक्ट अच्छा बने, इंडस्ट्री अच्छा हो, मार्केटिंग अच्छा बने, हुँ, रॉ मटेरियल अच्छा बनता है, हुँ। तो ये सारी चीज़ के लिए मतलब तभी इंडस्ट्री अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है। मतलब सारी इकोसिस्टम अच्छी होगी तो एक भी अगर पिलर गिर गया तो खत्म, नहीं हो सकता है, मतलब सक्सेस नहीं हो सकती इंडस्ट्री। अच्छा। इसीलिए तो बहुत सारी इंडस्ट्री बीमार हो जाती है। हाँ, है ना? होती है कि नहीं? हाँ, हाँ, सही कहा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो चालू हो जाते हैं, बाद में बहुत सारे दिक्कतों से बंद पड़ जाते हैं, वहीं के वहीं रुक जाते हैं या बहुत सारा नुकसान होता है उससे। बैंक को डुबा के फिर बाहर के देश में भाग भाग भी जाते हैं कुछ उद्योगपति, है कि नहीं? सही कहा है, ये बात में ये लाइव एग्ज़ाम्पल्स है, आपने बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें हमें आपने बताई, बहुत मज़ा आया मुझे स्पेशली ख़ास करके। हम हमारे टीम की ओर से आपको एक छोटा-सा गिफ्ट देना चाहेंगे ज़रूर और तो ये हमारी टीम की तरफ से एक छोटा-सा गिफ्ट आपको जी। जी, और वाक़ई में काफ़ी सीखने लायक था और ये आपकी जर्नी पूरा और मेरे मन में भी काफ़ी सवाल थे, वो सारे मुझे जवाब उसके मिले। हुँ, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आज का ये एपिसोड दोस्तों हर एक किसान भाइयों तक जाना चाहिए, हर एक बिज़नेसमैन तक जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारी डिटेल में बात की। थैंक यू।